वेलकम बच्चों, स्वागत है फिर से आपका कैपेसिटर्स की अगली क्लास में। इससे पिछली क्लास में आपको एक प्रैक्टिस पेपर दिया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसे अच्छे से कर लिया होगा। और अब हम बढ़ाते हैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को, कैपेसिटर से रिलेटेड हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। जैसा कि हमेशा की तरह सजेशन रहता ही है, इसे पॉज करके थोड़ी देर के लिए आप इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखें। थोड़ा यूनिक तरह के क्वेश्चन है, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में एकदम से प्रॉब्लम आए, एकदम से समझ में ना आए, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई जरूर करके देखें और हो जाता है तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन है हमारे पास। बढ़ाते हैं सॉल्यूशन को आगे, देखेंगे किस तरह से है। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कैलकुलेट इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। और इस बार जो हमें दिया गया है वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में कैपेसिटर को दिया गया है। यहाँ पर आपको जैसे फिगर को अगर देखेंगे तो इसमें एक लाइन जो एक प्लेट को इंडिकेट कर रही है, उसका एरिया मेंशन किया गया है। फिर एक और प्लेट है, सेम साइज की है तो सेम एरिया माना जाएगा नीचे तक, और उनका प्लेट सेपरेशन भी दिया गया है। और कनेक्शन बनाने के लिए पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। सपोज अगर हम इसको पॉइंट P और Q मान लेते हैं, अगर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो C1 एक कैपेसिटेंस बनता है दो प्लेट के बीच का सेपरेशन और प्लेट एरिया। बीच में खाली जगह है, कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम उसे एयर मानकर चलेंगे। अगर इस तरह से दिखाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक को भी माना जाता है। ऐसे ही एक दूसरा कैपेसिटर ये बन जाता है, दो प्लेट, और एक कैपेसिटर कहने के लिए ये भी है हमारे पास तीसरा। तो अब अगर आप कनेक्शन देखोगे तो C1 की एक प्लेट P पॉइंट पर है और उसकी एक प्लेट Q पॉइंट पर है। इसी तरह से C2 की भी एक प्लेट Q पॉइंट पर है और एक प्लेट P पॉइंट पर। तो ये दोनों C1 C2 P और Q के क्रॉस ऐसे कनेक्शन हो गए जिसमें दो रास्ते हैं, तो ये दोनों तो पैरेलल बनते हैं। अब अगर आप C3 को ध्यान से देखोगे तो C3 की दोनों प्लेट एक ही पॉइंट पर चली गई हैं, एक ही पोटेंशियल पर हैं, और ऐसा कभी भी कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर ये कैपेसिटर काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास यहाँ बेसिकली देखा जाए दो ही कैपेसिटर है और दोनों के थ्रू दो रास्ते हैं, दोनों का प्लेट एरिया प्लेट सेपरेशन सेम है। तो कैपेसिटेंस के पीपीसी के फॉर्म में हमारे पास कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला था। दोनों कैपेसिटर क्योंकि पैरेलल में है तो C1 C2 आर इन पैरेलल, और C का आंसर फिर हमारा C1 और C2 को ऐड करके आ जाता है, दोनों सेम है तो ट्वाइस ऑफ C1 कह देंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हमारा आंसर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे दूसरे कैपेसिटेंस दूसरे अरेंजमेंट पर आते हैं तो यहाँ पे पॉइंट P और Q नाम दे देते हैं। कैपेसिटेंस C1 C2 और C3, फिर से तीन कैपेसिटर दिख रहे हैं। C1 की एक प्लेट P पर, एक प्लेट Q पर, C2 की भी एक प्लेट P पर, एक प्लेट Q पर, और इस बार C3 के लिए एक प्लेट Q और एक प्लेट P पर है। कनेक्शन कुछ इस तरह से किया गया। तो ऐसा करने का भी फायदा ये हुआ, इस बार तीनों कैपेसिटेंस काम करेंगे। तो यहां पर हमारे पास C1 C2 और C3 तीनों आ गए। वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इनका कॉम्बिनेशन अगर देखें तो तीनों के थ्रू P से C1 C1 से Q, फिर P से C3 C3 से Q, फिर P से C2 C2 से Q, तीनों के थ्रू तीन रास्ते, तीनों हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C1 C2 C3 आर इन पैरेलल, और उसका C का आंसर हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों को ऐड करके 3 टाइम्स ऑफ C1, बिकॉज तीनों की वैल्यू सेम है तो 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जाते हैं, जहां डाइलेक्ट्रिक भी इन्वॉल्व होगा तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के साथ K मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब अगर हम इस कैपेसिटर को देखें तो यहाँ कनेक्शन भी नहीं दिया हमें, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसका हाफ पोर्शन K1 से फिल्ड है और हाफ पोर्शन K2 से फिल्ड है। हाफ का मतलब हो गया एरिया A टोटल था, उसमें से आधा एरिया A/2 इधर चला गया, तो ये भी ऑब्वियसली A/2 है। सेपरेशन दोनों के लिए D चलेगा। तो बेसिकली ये दो कैपेसिटर हैं जो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट अलग अलग कैपेसिटेंस बनाकर चल रहे हैं। तो ये C1 ये C2, लेकिन दोनों के प्लेट ऊपर से कॉमन है। तो जब आप कनेक्शन करेंगे किसी P पॉइंट पर तो दोनों का कनेक्शन एक साथ होगा, ऐसी Q पॉइंट पर दोनों का कनेक्शन एक साथ होगा। यानी कि अगर मूवमेंट देखें तो P से C1 और C1 से Q आने का एक रास्ता है, P से C2 और C2 से Q जाने का भी एक और रास्ता है। तो दो रास्ते, दो मल्टीवे वाला केस हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उससे पहले वैल्यू बना लेंगे तो हियर C is K epsilon naught A upon D, तो C1 is K1 epsilon naught A upon D की जगह A upon 2 और upon में D है, तो ये बन गया है आपका K1 epsilon naught A upon 2D। एंड इसी तरह से C2 अगर देखेंगे तो K2 epsilon naught A upon 2, उसमें भी एरिया हाफ है, 2D हो गया। और आपको दिख रहा है C1 C2 आर इन पैरेलल हियर, तो देयरफॉर C is equals to C1 plus C2। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो K1 epsilon naught A upon 2D प्लस K2 epsilon naught A upon 2D, तो कॉमन हो गया K1 प्लस K2 और रिमेनिंग बाहर आ गया तो आंसर आ रहा है K1 प्लस K2
कॉमन होने के बाद अंदर जो रह गया था ये हमारे पास एक्सप्रेशन सेपरेट होकर आया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इस केस का। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पर भी एक सेगमेंट ये अलग कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करेगा और ये अलग, और ये अलग प्रोड्यूस करने का रीजन हो रहा है क्योंकि इन्होंने दोनों ने अलग अलग नेचर के डाइलेक्ट्रिक से रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहां पर आपके पास दो कैपेसिटेंस होंगे और अगर आप कनेक्शन करते हैं तो यहाँ P पॉइंट, फिर यहां बनाना पड़ेगा Q पॉइंट। तो P से आपको C1 पर आना पड़ेगा, C1 से आप Q नहीं पहुंच पाएंगे, आपको C2 को पास करना पड़ेगा, तब आप Q पर पहुंचेंगे। तो C1 C2 को मिलाकर सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी कि सिंगल वे कॉम्बिनेशन मींस सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, यहां पर प्लेट सेपरेशन देखें तो d/2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एरिया सेम है। तो हियर C1 इज इक्वल्स टू K यानी कि K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। बिल्कुल इसी तरह से C2 को हम लिख लेंगे 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। और अब आप फॉर्मूला अगर रखेंगे तो आपको दिख ही रहा है, हियर C1 C2 आर इन सीरीज। अब यहां प्रोडक्ट अपॉन सम नहीं लगाना है वरना कॉम्प्लिकेसी ज्यादा हो जाएगी। लगाने के लिए वैसे यूज कर भी सकते हो लेकिन परेशान ज्यादा करेगा, तो बेटर है आप 1/c का फॉर्मूला लगा लो, 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c1 अगर देखेंगे तो उसका रिवर्स करना है, d अपॉन 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस d अपॉन 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। इसमें कॉमन हो रहा है d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, अंदर बच रहा है 1/K1 प्लस 1/K2। इसको आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बनता है d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। एलसीएम ले लेते हैं K1 K2 का, तो K1 K2 ही आ गया और ऊपर K1 प्लस K2। रिवर्स करेंगे क्योंकि इसमें रिवर्स करना जरूरी है, आपको बताया ये मेथड। तो C का फाइनल आंसर बनेगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 है साथ में, और बाकी ये रिवर्स होकर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d बन गया। ये हमारा फाइनल कैपेसिटेंस का आंसर है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे। देखते हैं दो और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये रहे आपके सामने। यहां पर अगर देखा जाए तो एक प्लेट दी गई है जिसका प्लेट एरिया है 3A और ऊपर 3 प्लेट अलग अलग डिस्टेंसेस पर लगाई है, तीनों का एरिया भी A में स्प्लिट किया गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा एक C1 हो जाता है, ये एक C2 हो जाता है और यहाँ पर ये वाला रिमेनिंग पोर्शन C3 हो जाता है। इन तीनों की 3 प्लेट तो अलग है बट एक प्लेट कॉमन है। तो जब आप कनेक्शन करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर ये P पर जुड़ गया तो इन तीनों को कॉमन किसी पॉइंट पर ही जोड़ना पड़ेगा, यानी कि C1 C2 C3 का कॉम्बिनेशन पैरेलल आएगा। P से C1 C1 से Q, P से C2 C2 से Q, P से C3 C3 से Q, 3 रास्ते हैं। लेकिन इन तीनों का कैपेसिटेंस जो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है उसको जरूर हमें अलग से निकालना होगा। तो सबसे पहले हियर C1, इसका फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम एयर है, मेंशन नहीं किया तो A अपॉन D। C2 इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहाँ एरिया भले ही 3 है बट जो फेसिंग एरिया है वो हमारा A है, तो हम मिनिमम के फॉर्म में ही लेंगे इसको, और D प्लस B बनेगा। और ऐसे ही C3 की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस B प्लस B, D प्लस 2B बन जाता है। इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो C1 C2 C3 आपको बता ही दिया गया है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C का आंसर C1 प्लस C2 प्लस C3 से आना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस B और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस 2B। ये हमारा एक्सप्रेशन है। बाकी तो अब आप जानते हैं, इसमें आपको कॉमन अगर कुछ मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे और फाइनली इसे सॉल्व करेंगे। तो बढ़ाते हैं इसका सॉल्यूशन आगे। कॉमन अगर हम देखें तो कॉमन इज एप्सिलॉन नॉट A, रिमेनिंग इज 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन D प्लस B प्लस 1 अपॉन D प्लस 2B। बाकी का काम मैथमेटिकल एंजॉयमेंट है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बार अगर हम जनरल कर लें तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट A तो है ही, एलसीएम लेते हैं तो D प्लस B, D प्लस 2B, तीनों को लेना है। तो जहां D है वहां रिमेनिंग 2 D प्लस B और D प्लस 2B का प्रोडक्ट आ जाएगा। जहां D प्लस B है वहां D के साथ D प्लस 2B का प्रोडक्ट आ जाएगा, और जहां D प्लस 2B है वहां D और D प्लस B का प्रोडक्ट आ जाएगा, प्लस D प्लस B। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A
अपॉन में है डी प्लस बी और डी प्लस 2b। आगे के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये d और d स्क्वायर है, d इंटू डी स्क्वायर, d इंटू डी स्क्वायर और d इंटू डी स्क्वायर, ये 3 बार आएगा। देख लेंगे d का प्रोडक्ट है d से तो d स्क्वायर बनेगा, बाकी कहीं d स्क्वायर नहीं है। d का d से d स्क्वायर, d का d से d स्क्वायर, तो ये बन रहा है 3d स्क्वायर। फिर प्लस पर बढ़ जाते हैं आगे, d के साथ 2b तो 2db, यहां से भी 2db और यहां से db, तो ये है d इंटू 2b, d इंटू 2b। एक और अगर आप देखेंगे तो b इंटू db बनेगा db, तो d इंटू 2b और d इंटू b 3db बन रहा है। 2db यहां से है तो 3 और 2 5db और 1db यहां से, तो 6db। अब स्टेप वाइज बढ़ा भी सकते हैं इसको। फिर db हमारा हो चुका है। अब अगर b स्क्वायर की बात करें तो b इंटू 2b स्क्वायर, यहां से कोई b स्क्वायर नहीं है और यहां से भी कोई b स्क्वायर नहीं है, तो 2b स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। डायरेक्ट ही आ गया, वरना अगर आप स्टेप वाइज भी करना चाहेंगे तो स्टेप वाइज भी इसको निकाल सकते हैं। हमने क्या किया एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ पर d इंटू डी स्क्वायर आएगा, फिर d इंटू 2b यानी कि 2db आएगा, फिर एक और db आएगा और 2b स्क्वायर आएगा। तो उसमें से एक d स्क्वायर हमने यहाँ से उठाया, एक यहाँ से d स्क्वायर आना था वो उठाया, और एक d स्क्वायर यहाँ से, तो 3d स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ से था d इंटू 2b 2db, d इंटू डी स्क्वायर हम ले चुके थे, b इंटू डी db, तो 2db और db 3db हो गया था। यहाँ से 2db और था तो 5db हो गया था, और एक db यहाँ से आ रहा था तो वो 6db में कन्वर्ट हो चुका है। और फिर ऐसे ही b इंटू 2b स्क्वायर बचा था 2b स्क्वायर, यहाँ कोई 2b स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ 2b स्क्वायर जैसा कुछ नहीं बन रहा है, तो 2b स्क्वायर सिर्फ अकेला बचा। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। आगे एक आखिरी क्वेश्चन और देखेंगे और फिर खत्म करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो इसमें कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल में 1 माइक्रोफैरेड, वर्टिकल में 2, हॉरिजॉन्टल में 1, वर्टिकल में 2, हॉरिजॉन्टल 1, वर्टिकल 2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट लेवल तक जा रहा है। मतलब अगर आपने एंड करना शुरू किया, इधर से खत्म करना शुरू किया कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह बना के भी, तो इनफाइनाइट लेवल पर आप खत्म नहीं कर पाएंगे इसको। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का अपना एक स्पेसिफिक मेथड है, उसकी बात करेंगे। मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसका कैपेसिटेंस जो आपको निकालना है वो है C। लेट C बी कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर। ये जो लैडर है, इस लैडर का इनफाइनाइट लैडर का कैपेसिटेंस C है। अब इसमें ये देखना है हमें कि इसमें जो कॉम्बिनेशन है, पैटर्न है, वो कैसे है। तो वो हमेशा इनफाइनाइट की तरफ से देखना है। इनफाइनाइट साइड से पहले हमें दिख रहा है वर्टिकल में 2, फिर हॉरिजॉन्टल में 1। अब ये पैटर्न रिपीट एंड तक हो रहा है कि नहीं वो देख लेंगे। वर्टिकल 2, हॉरिजॉन्टल 1, वर्टिकल 2, हॉरिजॉन्टल 1, फिर वर्टिकल 2, हॉरिजॉन्टल 1। करेक्ट है एकदम। यानी कि अब अगर हम देखें यहाँ पर एडिशनली, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में आना था 2 और हॉरिजॉन्टल में आना चाहिए 1। और फिर से हमारे पॉइंट्स P की जगह P डैश बोल दिया मैंने और Q की जगह Q डैश बोल दिया। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसको हम ऑलरेडी कैपेसिटेंस C मान चुके हैं, और ये हमें मालूम है कि जैसे सीधी सी बात है कि इनफाइनाइट लैडर जैसे बिल्कुल वैसी हो गया जैसे पानी हमारे टैंक में नहीं है, ये समुद्र में है, सी में है। सी का पानी तो आपने देखा ही है। अगर आप सी के पानी में 2 बाल्टी पानी डाल देते हैं तो उसका लेवल पर क्या असर पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा, ये उतना ही रहता है ना। उसके लेवल में तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो हमने यही बात बोली कि अगर सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर और उसमें आपने 2 बाल्टी पानी डाल दिया, मतलब 2 कैपेसिटर और लगा दिए, तो इसका कैपेसिटेंस तो सी ही रहना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हमारा फिगर रीडिफाइन हो जाएगा। तो ऐसा बोलने पर बी सी बी द कैपेसिटेंस, हेंस ऑन एडिंग few capacitor, its capacitance do not change, ये चेंज नहीं होने वाला। तो ऐसा है तो ये जो ब्लैक वाले पॉइंट है P और Q, इनका कैपेसिटेंस तो हम C दिखा देते हैं, ऑलरेडी C बोल दिया गया है इसको। अब इसमें जो ब्लू का कनेक्शन था उसको और देख लेते हैं। यहां पर बताया गया है 2 और यहां बताया गया है 1।
माइक्रोफेरेड में है, ऑब्वियसली ये भी माइक्रोफेरेड ही होगा कनेक्शन के हिसाब से। और P डैश और Q डैश के अक्रॉस अब जो यहाँ हम आंसर निकालेंगे C नेट का, उसको अभी भी C ही रहना है। क्यों रहना है C? क्योंकि अभी भी इनफाइनाइट लाइटर ही है और इसके कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, अब हमें दिख रहा है कि C और 2 दोनों किस कॉम्बिनेशन में है। यहां से यहाँ PC को जाने का एक रास्ता इधर से है, एक डायरेक्ट है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। उन दोनों में जो रिजल्ट आएगा वो 1 के साथ सीरीज होगा और उसका आंसर भी C रहेगा। तो सॉल्व करने पर अगर आते हैं तो आप कहेंगे कि हियर 2 एंड C आर इन पैरेलल, तो C डैश आ जाएगा जो 2 प्लस C होगा डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से। उसके बाद नाउ C डैश एंड 1 आर इन सीरीज, तो C नेट का आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट C डैश इंटू 1 अपॉन C डैश प्लस 1, प्रोडक्ट अपॉन सम। C नेट इज C डैश इज 2 प्लस C, इंटू में 1 और 2 प्लस C और प्लस में 1, तो 1 प्लस 2 3 हो गया। C से मल्टीप्लाई कर लेंगे, C इंटू C प्लस 3 बन जाता है और ये 2 प्लस C तो ऑलरेडी है अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई इसको भी कर लेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा कि C स्क्वायर और 3C बन गया है। C स्क्वायर प्लस 3C इज इक्वल टू 2 प्लस C है और इधर एडजस्ट कर लो तो ये बन जाएगा C स्क्वायर 3C माइनस C 2C हो गया और माइनस 2 इधर आ गया और ये 0 बन गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो इसे हमें सॉल्व करना है। अगर स्प्लिट हो सकता है तो स्प्लिट करेंगे, अदरवाइज आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट श्रीधराचार्य मेथड, आप लोग कई बार कर चुके होंगे 10th क्लास में भी, वही मेथड हमें यहाँ यूज करना है। तो देख लेते हैं माइनस 2 इंटू C स्क्वायर का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ये माइनस 2C स्क्वायर होता है और माइनस 2C स्क्वायर को अगर हम यहाँ स्प्लिट करने पर आ जाएं तो क्या स्प्लिटिंग 2C की जा सकती है? 2C का कोई ऐसा स्प्लिट जो माइनस 2C स्क्वायर बना दे और उसका जो सम हो वो 2C प्लस में आए, तो वो यहाँ बनता नहीं दिख रहा है। तो फिर हम इसमें C का फॉर्मूला लगा लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A वाला फॉर्म होता है। इस फॉर्मेट पर अगर सॉल्व करते हैं तो C का फॉर्मूला माइनस बी, बी इज 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस में 4 इंटू 1 4 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा 8, तो ये बन रहा है माइनस 8 बन जाएगा। 4 इंटू 1 4 हो रहा है, 4 इंटू 2 8 बन रहा है, माइनस का 8 यानी कि प्लस में 8 आ गया है और अपॉन में 2 इंटू 1 हो गया। तो ये देखा जाए तो एक तरह से माइनस 2 प्लस माइनस 8 प्लस 4 12, 12 को अगर आप देखोगे तो 4 इंटू 3 है यानी कि 2 रूट 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं। यहां से इसके 2 को अगर कैंसिल करेंगे कॉमन लेकर तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 इसका आंसर बन रहा है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो ये है कि आप इसको लिखेंगे रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 यानी कि रूट 3 माइनस 1, और दूसरा जो आंसर आ रहा है माइनस 1 माइनस रूट 3 यानी कि माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1। तो हमें पता है कि सिंस C कांट बी नेगेटिव तो आपका आंसर C का पॉजिटिव वाला लेना है, रूट 3 माइनस 1 1.732 माइनस 1 यानी कि 0.732 माइक्रोफेरेड इसका कैपेसिटेंस बन जाता है। इस तरह का नॉर्मल सॉल्यूशन है, आप देख लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। तो यहां तक आते आते हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया है कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का। इसमें कुछ और भी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है क्वेश्चन का, जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिविजुअल कैपेसिटर पर टोटल चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज, पोटेंशियल अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर और टोटल कैपेसिटेंस जैसी चीजें, टोटल वोल्टेज जैसी चीजें निकालने को दी जा सकती है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।